हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? और आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, इंडस्ट्री, जो कि क्लास 8th और 10th के एसएसटी के टॉपिक से बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। शुरू करते हैं हम लोग। हमारा चैप्टर है इंडस्ट्री, इसको बोलते हैं उद्योग। आखिर उद्योग है क्या? यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज concerned with the production of goods, extraction of minerals, or the provisions of services. They form the backbone of nation's economic development. तो कहने का सीधा सा मतलब है कि हमारे इंडस्ट्री में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जो कि गुड्स के प्रोडक्शन और मिनरल्स को एक्सट्रैक्शन, सर्विसेज की सप्लाई, तो ये सभी इंडस्ट्रीज़ की एक्टिविटीज़ होती हैं। अब किसी भी जो नेशन है उसके लिए एक ये बैकबोन का काम करती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इंडस्ट्रीज ट्रांसफर रॉ मटेरियल्स इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स थ्रू वेरियस प्रोसेस। अब जो इंडस्ट्री है वो रॉ मटेरियल्स को वैल्यूएबल प्रोडक्ट में चेंज करती है बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू। They utilize labor, technology, capital, and natural resources to create everything from the clothes we wear in the vehicles we drive. आज हम जो भी क्लॉथ्स यूज़ करते हैं, हम जो भी व्हीकल यूज़ करते हैं, वो सब कैसे है? इंडस्ट्री के थ्रू ही अब मिल रहा है हमको। कुछ यहाँ पे एग्जांपल भी हैं, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, आईटी। अब हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डेफिनेशन भी हमको लिखनी है कि अगर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि व्हाट इन इंडस्ट्री, उद्योग क्या होते हैं, इनके बारे में बताइए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स थ्रू वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्विंग लेबर, मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी। ऐसी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि हमारे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है एक फिनिश्ड यानी कि एक तैयार गुड्स में, वो हम उसको हम इंडस्ट्री बोलते हैं। तो इंडस्ट्री एड वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज बाय ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स दैट मीट ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। इसमें हम संसाधनों को मूल्य को जोड़ते हैं और उन उपयोगी उत्पाद में बदलते हैं। Industries are the engine of economic growth, transforming natural resources into prosperity and progress for the nation worldwide. अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे इंडस्ट्री को इफेक्ट प्रभावित करते हैं, कुछ उस पर इफेक्ट डालते हैं, जिनमें सबसे पहला है हमारा रॉ मटेरियल। अब जब तक हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं होगा, हम कोई भी इंडस्ट्री कैसे लगाएंगे? रॉ मटेरियल्स के लिए हमारे पास आयरन और कोल है ना, ये सब छोटे छोटे मिनरल्स जब हम ये मिल जाएंगे रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में, कॉटन, तब हम इंडस्ट्री लगा पाएंगे। अब उस रॉ मटेरियल के लिए हमें यूज़ कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। फिर इस रॉ मटेरियल को बनाने के लिए हमें लेबर चाहिए, क्योंकि इस जो हमारे पास रॉ मटेरियल तो आ गया, हमारे पास एनर्जी आ गई। अब इन दोनों को यूज़ करने के लिए हमें लेबर चाहिए। अब ये लेबर ने इस प्रोडक्ट को तैयार कर दिया। अब हमें चाहिए ट्रांसपोर्ट, क्योंकि जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया उसको हमें अलग अलग जगहों पे भेजना है, तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए। हमारे पास रेलवे ट्रांसपोर्ट है, हमारे पास रोड ट्रांसपोर्ट है, हमारे पास एयर ट्रांसपोर्ट है। फिर ट्रांसपोर्ट के बाद हम कहाँ भेजते हैं इसको? मार्केट में, जो कि ये भी एक मेन फैक्टर है कि इंडस्ट्री के लोकेशन को इम्पैक्ट डालने के लिए। फिर आता है हमारा कैपिटल। कैपिटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये तो डायरेक्टली हैं। अब इनडायरेक्टली हमारे पास लैंड होना चाहिए इंडस्ट्री लगाने के लिए। अब कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए कुछ पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट की। उन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को ही फॉलो करके हम इंडस्ट्री लगा सकते हैं।
जैसे हम लोग वाटर प्लांट लगाते हैं तो उसके लिए कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जब तक उनको हम फॉलो नहीं करेंगे हम वो इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। वाटर सप्लाई, किसी भी इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए हमें वाटर चाहिए ही चाहिए होता है। फिर हमारे पास आती है टेक्नोलॉजी। हमारे पास जो भी मशीन्स होंगी वो किसके माध्यम से आती है, किसके थ्रू आती है, टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इंडस्ट्री की लोकेशन को प्रभावित करते हैं, उस पर इफेक्ट डालते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। हमने टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री को दो पार्ट में, पार्ट वन में और पार्ट टू में बांटा हुआ है। तो पहले पार्ट वन पढ़ते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, हमने कच्चे माल के आधार पर इंडस्ट्री को डिवाइड किया, जिसमें पहला है हमें एग्रो बेस्ड, दूसरा है मिनरल बेस्ड, तीसरा है फॉरेस्ट बेस्ड और चौथा है एनिमल बेस्ड। तो एग्रो बेस्ड यानी कि कृषि आधारित उद्योग। These industries are agriculture products as a raw material. They form a crucial link between agriculture and manufacturing sectors. आज हमारे पास जो कॉटन इंडस्ट्री है वो कपास यानी कि कॉटन से ही, तो वो कॉटन कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से। शुगर इंडस्ट्री, चीनी जहाँ से बनती है उसके लिए हमें शुगर कैन चाहिए, वो हमें कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर से। जूट इंडस्ट्री, जूट के लिए तो हमें जूट चाहिए, तो उसके लिए भी हमें एग्रीकल्चर से ही मिलती है। आज एडिबल ऑयल इंडस्ट्री, जो भी हम लोग खाद्य तेल वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसके लिए भी एग्रीकल्चर चाहिए। आज हमारे पास मस्टर्ड ऑयल है, हमारे पास अलग अलग जो हम लोग सोयाबीन ऑयल है जो खाने के लिए ऑयल यूज़ कर रहे हैं, वो भी एग्रीकल्चर के माध्यम से, एग्रीकल्चर के थ्रू हमारे इंडस्ट्री में आता है। देन वो प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्शन किया जाता है। टी एंड कॉफ़ी प्रोसेसिंग, आज चाय और कॉफ़ी हम जो अपने घरों में, हर घरों में चाय और कॉफ़ी पी जाती है, तो ये वाली जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये भी एग्रो ही बेस्ड हैं। इनके लिए हम लोग फॉर्म अलग अलग, आज जैसे आसाम में, तमिलनाडु में, वहाँ पे एग्रो फार्मिंग करते हैं, वहाँ से हम लोग चाय लेके आते हैं चाय इंडस्ट्री में, वहाँ पे हम लोग चाय की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फिर आते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जो कि खनिज आधारित उद्योग इसको बोलते हैं। दीज इंडस्ट्री डिपेंड ऑन मिनरल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। दे आर टिपिकली हैवी इंडस्ट्रीज रिक्वायरिंग सिग्निफिकेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जो इस प्रकार की जो इंडस्ट्री होती हैं उनमें हमें हैवी कैपिटल चाहिए होता है, यानी कि भारी संख्या में हमें कैपिटल भी चाहिए, भारी संख्या में लेबर भी चाहिए, तो ये हम इंडस्ट्री लगा पाते हैं। अब इसमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, अब इसके लिए हमें कोल चाहिए, आयरन ओर चाहिए, तभी हम इंडस्ट्री लगा सकते हैं। सीमेंट उद्योग, इसमें भी अलग अलग हमें जिप्सम वगैरह भी और कई सारे कोल वगैरह चाहिए होते हैं। फिर आता है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए। कॉपर इंडस्ट्री लगाने के लिए भी हमें मिनरल्स चाहिए, तो ये हमारे हो गए मिनरल बेस्ड। फिर आता है फॉरेस्ट बेस्ड, यानी कि जो फॉरेस्ट यानी कि वन पर आधारित हो। दीज इंडस्ट्रीज यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड वुड्स एज प्राइमरी रॉ मटेरियल्स। हमारी आज जो पेपर इंडस्ट्री है वो किसके थ्रू चल रही है, फॉरेस्ट के माध्यम से ही चल रही है। फर्नीचर इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। और लाख एंड रेजन, आज जो हम लाख वगैरह यूज़ करते हैं वो भी फॉरेस्ट से मिलता है। मैचस्टिक्स, हमारे पास जो माचिस आती है वो भी फॉरेस्ट से ही हमें लकड़ी मिलती है, तभी हम बना पाते हैं। प्लाईवुड एंड टिम्बर, ये भी हमें फॉरेस्ट से ही मिलती है, तभी ये इंडस्ट्री हम लगा पाते हैं। अब हमारे हैं एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, जो कि पशु आधारित उद्योग हो जाता है। दीज इंडस्ट्रीज आर एनिमल प्रोडक्ट्स एंड दे प्रोडक्ट्स एज देयर मेन रॉ मटेरियल्स। अब जो एनिमल्स से हम लोग जो भी प्रोडक्ट लेते हैं उसी बेस पर ये इंडस्ट्री लगती हैं। अब जैसे लेदर यानी कि चमड़ा, आज हमारे पास जो शूज़ वगैरह हैं जो बनते हैं, लेदर जैकेट्स बनती हैं, तो वो ये जो लेदर आता है वो किन से आता है, जो हमारे जानवर हैं उनकी खाल यानी स्किन से मिलता है। डेयरी प्रोडक्ट्स, आज हम हर घर में दूध, दही, मक्खन, अलग अलग चीज़ें, पनीर यूज़ करते हैं, वो किससे मिलता है, एनिमल से। तो ये भी इंडस्ट्रीज एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री है।
और वुलन टेक्सटाइल, आज वुलन टेक्सटाइल वो हमें कहाँ से मिलती है? सीप यानी कि भेड़ से। ये भी हमारी एनिमल वेस्ड है। मीट प्रोसेसिंग, आज जितने भी बड़े बड़े मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खड़ी हुई हैं वो हमें किन से मिलती है? एनिमल से। इसमें हम लोग अलग अलग जैसे चिकन, है ना, मटन, ये सब इसके थ्रू एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज है। अब हम आते हैं पार्ट टू में। पार्ट टू में हमने इंडस्ट्री को साइज के बेसिस पे पार्ट डिवाइड किया हुआ है। तो इसको हमने स्मॉल साइज इंडस्ट्री में, लार्ज स्केल में और कॉटेज में। स्मॉल में हम जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, दीज इंडस्ट्रीज आर लिमिटेड कैपिटल, इसमें हमें लिमिटेड कैपिटल की जरूरत पड़ती है। एम्प्लॉयर कुछ छोटी संख्या में वर्कर्स चाहिए होते हैं। दे ऑफन फोकस द ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड लोकल मार्केट्स। इन्वेस्टमेंट टिपिकली रेंजेस फ्रॉम 25 लाख टू 5 करोड़। तो बहुत ज़्यादा इसमें कैपिटल की जरूरत नहीं है, 25 से 5 करोड़ के आसपास चाहिए होता है, जो कि इकोनॉमिकली बेस्ड है। तो उसी बेसिस पे हमने ये इसको बोला है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसमें कुछ एग्जांपल हैं: हैंडलूम, वेविंग, पॉटरी, फूड प्रोसेसिंग, हैंडीक्राफ्ट्स, बाइसिकल पार्ट्स। तो ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो की साइज के लेवल पे हमने इनको स्मॉल स्केल पर रखा हुआ है। इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? जनरेट लोकल एम्प्लॉयमेंट्स, हमारे किसी भी लोकल शहर में या गांव में एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराते हैं, रिजर्व ट्रेडिशनल स्किल्स देते हैं, एंड सपोर्ट रूरल इकोनॉमीज़, हमारे गांव की जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की इकोनॉमीज़ हैं उसमें सपोर्ट करते हैं। और अब हम आते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज रिक्वायर्स हैवी इन्वेस्टमेंट, employ a large workforce, and use advanced technology. They produce goods massive scale for national and international level market पे। जो भी हम लार्ज स्केल पे इंडस्ट्री लगाते हैं उसमें हमें बहुत लार्ज लेवल पर वर्क फोर्स चाहिए होती है, लार्ज लेवल पर एम्प्लॉय चाहिए होते हैं, और लेबर्स चाहिए होते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, जहाँ पे हम बहुत ही बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल देख के समझ में आता है, जैसे टाटा स्टील है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जैसे आज हम टीवीएस, मारुति सुजुकी, टाटा, ये सब बड़े बड़े प्लांट्स हैं, इनको हम लोग लार्ज स्केल इंडस्ट्री में रखेंगे। इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? ये ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में ये हेल्प करते हैं, कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट टू एक्सपोर्ट्स, हमारे एक्सपोर्ट्स में भी ये हेल्प बहुत ज़्यादा करते हैं। टू क्रिएट एक्सटेंसिव सप्लाई चेन्स, एक एक्सटेंसिव लेवल पे सप्लाई चेन को क्रिएट करते हैं। अब हम आते हैं कॉटेज इंडस्ट्री यानी कि कुटीर उद्योग। दीज आर स्मॉलेस्ट स्केल इंडस्ट्रीज, यानी कि इस स्मॉल स्केल से ये और छोटे होते हैं, यानी स्मॉलेस्ट, typically run by individual or families from their homes using local resources and traditional methods. They require minimal capital investment, हमें बहुत ही मिनिमम इसमें कैपिटल चाहिए होती है। और ये बेसिकली घरों में, लोकल प्लेसेस पे कुछ फैमिलीज़ लोग जो है इस तरीके के इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं। एग्जांपल में हमने पॉटरी यहाँ भी देखा था, पॉटरी यहाँ पॉटरी छोटे लेवल पर है। अब जैसे बास्केट वेविंग, एम्ब्रॉयडरी, पिकल मार्क, जो अचार बनाते हैं, कैंडल मेकिंग, टॉय मेकिंग, ये हम सब कॉटेज इंडस्ट्री में देखते हैं। अभी इनकी इम्पोर्टेंस भी है, टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री इनकम टू रूरल फैमिलीज, प्रिजर्व कल्चर एंड हेरिटेज, एंड रिक्वायर टू फॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर। इनके लिए फॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये एक छोटे से लेवल पे भी स्टार्ट किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक है, डिड यू नो स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री टुगेदर एम्प्लॉय मोर पीपल इन इंडिया देन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, मेकिंग देयर क्रूशियल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड पॉवर्टी रिडक्शन। हमारे देश में यानी कि इंडिया में स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो साथ साथ में बहुत ही एक ब्रॉड लेवल पर एम्प्लॉय जनरेट करते हैं, कंपेयर लार्ज, जो हमारी लार्ज इंडस्ट्री हैं उनके कंपैरिजन में।
अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री जो कि होती है ओनरशिप बेस पे। हमारा ये थर्ड पार्टीशन इंडस्ट्री का 3 है हमारे पास। पहला क्या था? पहला क्या था हमारा? रॉ मटेरियल बेस पे था, रॉ मटेरियल पे। दूसरा साइज बेस्ड है। और हमारा तीसरा ओनरशिप है। तो ओनरशिप में हमने इंडस्ट्री को डिवाइड किया है प्राइवेट इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री और कोऑपरेटिव सेक्टर। तो प्राइवेट में हम देखते हैं कि ऑन ऑपरेट बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज, दे प्रॉफिट ड्रिवन एंटरप्राइजेस मैनेज बाय प्राइवेट स्टॉक होल्डर्स। और कहने का सीधा सा मतलब है कि जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं वो किसी इंडिविजुअल की होती है, जैसे रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बिरला, ये किसी प्राइवेट पर्सन की हैं। तो कुछ जो भी प्रॉफिट है वो उसका खुद का होता है। फिर आते हैं हम लोग पब्लिक सेक्टर पे। तो ऑन्ड एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट। अब जैसे हमारे पास पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो कि दीज इंडस्ट्रीज प्रोफिटाइज पब्लिक वेलफेयर एंड अलॉन्गसाइड प्रॉफिटेबल एंड ऑपरेट इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स। मतलब ये प्रॉफिट तो देती हैं बट एक वेलफेयर के फॉर्म में। इनका वेलफेयर नहीं होता है प्राइवेट इंडस्ट्री का, बट इनका होता है, जैसे कि भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, सेल, ओएनजीसी, रेलवे, कोल इंडिया। तो ये जितनी भी पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं वो उनकी प्रायोरिटी क्या होती है? पब्लिक वेलफेयर। अब हमारे पास जॉइंट सेक्टर है। इंडस्ट्रीज जॉइंटली owned बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज कंबाइनिंग रिसोर्स एंड एंटरप्राइज फ्रॉम बोथ सेक्टर। जैसे कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन, इन दोनों ने मिलकर ये जॉइंट सेक्टर स्टार्ट किया। तो इस टाइप की जो भी कंपनीज होती हैं जो कि जॉइंट फॉर्म में लगती हैं वो हो जाती हैं जॉइंट सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या है? Owned by the managed by a cooperative society to produce who supplies who pool resource for mutual benefit। अब ऐसी अब ऐसी जो इंडस्ट्री हैं जो कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि एक कम्युनिटी फॉर्म में स्टार्ट करते हैं जिनको हम, वो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी जाती है। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अमूल। अमूल क्या है? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो कई सारे लोगों ने मिल के, मतलब कई सारे समुदाय, कम्युनिटी बनी, उन्होंने मिलकर इस इंडस्ट्री को खड़ा किया। तो ये हो गया अमूल डेयरी कोऑपरेटिव, मदर डेयरी, इफ्को फर्टिलाइजर्स, ये सब कैसी हैं? ये सब कोऑपरेटिव सेक्टर की हैं। फिर आते हैं मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स। अब कुछ इंडस्ट्रियल रीजन हैं, जैसे मुंबई पुणे बेल्ट, जो इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें हमारे कॉटन टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, पेट्रोकेमिकल्स, आईटीज, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स। वहीं कोलकाता हावड़ा इंडिया में है, इसमें है जूट इंडस्ट्रीज, इंजीनियरिंग, आयरन, स्टील, केमिकल, पेपर। और चटगांव प्लेटू, छोटा गांव, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, यहाँ पर हम आयरन, स्टील, हैवी मशीनरी, माइनिंग, कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब ये सब जो इंडस्ट्रीज हैं इनको लगने का जो बेस है, हमने पढ़ा था ना कि रॉ मटेरियल बेस्ड मार्क, जो भी हमने अभी पीछे पढ़ा था, क्या था वो? कच्चे माल पे, यानी कि बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। और पढ़ा था हमने लोकेशन। तो रॉ मटेरियल, पावर, लेबर, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, कैपिटल, लैंड, गवर्नमेंट पॉलिसीज, वाटर सप्लाई, टेक्नोलॉजी, ये सब फैक्टर्स जो हैं, इन सभी इन रीजन को के बेसिस पे ही ये रीजन लगाए गए हैं। प्लांट यहाँ पे रुर वैली जो जर्मनी की है, ग्रेट लेक रीजन यूएसए का, ओसाका कोप जापान का। तो
इंडियाज़ जो इंडस्ट्रियल ट्रायंगल है इस तरीके का, तो ये है दिल्ली, ये आपका हो गया मुंबई और ये हो गया कोलकाता हावड़ा। तो ये ट्रायंगल है। तो मुंबई, पुणे, कोलकाता, हावड़ा एंड अहमदाबाद, वडोदरा फॉर्म इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब यहीं पे हमारा क्या है, अहमदाबाद है, वडोदरा है, यहीं पे हमारा पुणे हो गया, हावड़ा हो गया यहाँ पे। कॉमन फीचर्स, ऑल मेजर इंडस्ट्रीज इन शेयर एक्सेस टू रॉ मटेरियल्स, एनर्जी, स्किल्ड वर्क फोर्स, goods and transport networks and proximity large markets. Global integration. Modern industry regions are connected through global supply chains, trading raw materials, components, and finished good worldwide. कुछ इंडस्ट्रियल सिस्टम है इसमें हम इनपुट देखते हैं, प्रोसेसिंग देखते हैं और फिर आउटपुट होता है। तो सबसे पहले भी जो सिस्टम है हमारा इंडस्ट्रियल सिस्टम, उसमें हमें चाहिए इनपुट, दीज रिसोर्सेज दैट गो टू प्रोडक्शन प्रोसेस। तो रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, पावर चाहिए, कैपिटल, लैंड, टेक्नोलॉजी, ये कि सब इनपुट प्रोसेस है। अब इनपुट है, उसके बाद प्रोसेसिंग शुरू हो जाता है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी, असेंबलिंग होगी, क्वालिटी कंट्रोल यानी कि क्वालिटी चेक होगी, पैकेजिंग होगी, उसकी टेस्टिंग होगी, देन आउटपुट आएगा क्या, फिनिश गुड्स, बाई प्रोडक्ट्स, वेस्ट, एम्प्लॉयमेंट और पॉल्यूशन। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है स्टील इंडस्ट्री सिस्टम का, कि जो वहाँ पे इनपुट क्या है, आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी। अब ये तो इनपुट हो गया। अब जब प्रोसेसिंग होगी तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, स्टील। अब इस स्टील को हम जब आउटपुट में निकालेंगे तो इस स्टील का हम अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, है ना, कार, बाइक्स, बर्तनों बनाने में, अलग अलग जिस सेक्टर में स्टील की ज़रूरत होती है, तो ये हमारा हो जाएगा आउटपुट। तो आज का हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, इंडस्ट्री। और जल्दी ही हम लोग कोई एक नया टॉपिक लेके आएंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय बच्चों।